हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम जो कि कल से स्टार्ट है, उसमें आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षा और गणित शिक्षा की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर आपका कल होगा और उसमें अति लघु तरीके और जो बहुविकल्पी आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। इतनी बात मैं श्योरिटी के साथ अभी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से क्लास को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। चलो देखो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। 25 से 30 मिनट में क्लास को ख़त्म कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, आपसे पूछा गया है भाई। क्वेश्चन दिया है कि लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें बालकों के हाथों से गतिविधियां करनी होती हैं, किसने बोला। सिंपल सा आंसर इसका याद रखिएगा, ये बात कही है मांटेसरी ने। किसने कही है? मांटेसरी। मांटेसरी के हिसाब से शिक्षा के अध्ययन पाठ को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और गणित पठन शिक्षा। इसी के साथ में हम लोग याद रखेंगे कि मांटेसरी की बुक्स जो आपको नहीं पढ़नी है, फिलहाल नहीं पूछी जाती हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि का वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसको भी भैया देख लेते हैं। का वर्ण का उच्चारण हमारा कहाँ से होता है भाई? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? का वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से। अब ध्यान से सुनना, ये भी पूरे के पूरे हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम लोग साइड में देखें तो हम समझ जाएंगे कि का, ख, गा और घ, ये जो भी हमारा का वर्ण होता है पूरा कंठ वाला होता है, ठीक है। अब का के बाद हम लोग दूसरा वर्ण पढ़ते हैं चा चम्मच, छा छाता, जा जहाज और झा झरना वाला। ये वाला हमारा पूरा कहाँ से आएगा मेरे भाई? फिर इसके बाद हम लोग कौन से आएंगे भाई? टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन वाला। इसके बाद भैया कौन सा आएंगे? ता तरबूज, था थन, दा दवायत, था, ता था दा धा ना। फिर भैया अगला एक और आएगा, वो हो जाएगा पा फा बा भा मा, ठीक है। अब इन सबके बारे में एक साथ में देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग देखेंगे टाइम लगेगा। भैया जो चा वाली लाइन है ये हमारी होती है तालु, यानी तलवे के मदद से बोली जाएगी, तालु हो जाएगी। जो टा वाली लाइन है ये मूर्धन्य होती है, मूर्धन्य, मूर्धे की मदद से होती है, उल्टा करके जीभ ऊपर टच होती है। ता था दादा ये हमारी दंत होती हैं, दांतों में लगने से जीभ के उच्चारण होते हैं। और साथ ही साथ पापा बाबा ये हमारे ओष्ठ होते हैं, होष्ठ या ओष्ठ, ठीक है। तो इनका उच्चारण ओठ से होता है। इन बातों को बड़े ध्यान से याद रखिएगा। ये पा वर्ग हो गया, ये का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग और ये ता वर्ग। बात आ गई समझ में? बोलो कि हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे अगर ये वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, और 100% ये पूछा ही जाता है कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या है, तो इसमें उपर्युक्त तो सभी वाला आंसर ही आपको टिक करना है। ये कन्फर्म्ड एकदम रट लो इसको, ठीक है। ये आंसर इसका सही होगा 100%। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया है कि विराम चिन्ह, प्रीवियस में पूछा है कि जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह संबंधी जो समस्या होती है, समस्या वो क्यों होती है? तो उसमें ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, यानी बी है आत्मविश्वास में कमी के कारण, वो गलत है। इसमें सिर्फ आपको पहला आंसर याद रखना है, फर्स्ट वाला जो दे रखा है कि विराम चिन्हों का जानकारी ना होना, विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, जानकारी ना होना, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका एकदम सही होगा, जो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट उसमें दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुखाकृति के आकार पर, मुखाकृति के आकार पर, के आधार पर, सॉरी, मुखाकृति के आधार पर आपसे पूछे गए हैं उसके जो है स्वर के भेद कितने होते हैं, जिसमें अर्धस्वर, विवृत स्वर, ये सब हम लोगों ने पढ़े थे। तो आपको भैया यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन से याद रखने हैं? विवृत, फिर कौन सा याद रखना है? विवृत के बाद अर्धविवृत हो जाएगा, फिर भैया संवृत, और फिर हो जाएगा अर्धसंवृत, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। अब विवृत कौन से होते हैं? इनमें हमारा पूरा मुंह खुलेगा, पूरा मुंह खुले। देखो केवल बड़ा बोलने में पूरा मुंह खुलेगा, तो ये इसको यहाँ लिख दो। अब इसको यहाँ लिख के छोड़ दो। फिर आ जाओ अर्धविवृत, इसमें पूरा मुंह खुला था, और अर्धविवृत में हम बोलेंगे कि इसकी तुलना में थोड़ा सा कम मुंह खुलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कम मुंह खुलेगा, कम मुंह खुलेगा इसके तुलना में जो हमारा विवृत था। अर्धविवृत में थोड़ा सा मुंह कम खुलेगा। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आ बोलो और ए बोलो, तो देखो ये दोनों कम मुंह खोल के बोल दोगे, याद भी कर लेने तुम्हें। संवृत आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो इसमें तो हम मान लेते हैं कि भैया लगभग मेरा मुंह बंद ही रहता है, लगभग मुंह जो होता है वो
बंद ही होता है, पूरा मुंह उसमें खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो इनमें मुंह लगभग बंद रहता है। जुबिन नौटियाल की तरह दांती बंद करके गाने गाते हैं जैसे वो, वैसी वाली सिचुएशन मेरी यहाँ पे रहती है समृत में। अर्ध समृत पूछा जाता है तो ये विवृत की तुलना में, अर्ध समृत पूछता है तो इसमें मेरा मुंह इस समृत की तुलना में थोड़ा सा खुलता है। मतलब इसमें बिल्कुल नहीं था समृत में, ठीक है। समृत में था कि लगभग मुंह बंद ही रहता है, बहुत नॉर्मल सा, और इससे थोड़ा सा आंशिक रूप से यहाँ पे मुंह खुल जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से मुख जो है वो खुलता है। किसमें भैया? अर्ध समृत में, ठीक है। अब इसमें हम कौन से ले लेंगे भैया? ए ले लो, ओ ले लो, ठीक है। और कोई बचा? औ बचा है ना भी, औ ले लो। तो जो बचे हैं वो इसमें ले लो। तो ये हमारे हो गए सारे मुखाकृति के आधार पर पूछे जाते हैं, बता देना है। जैसे पूछे जाएंगे आपको सिंपल से ही लिख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब और क्या पूछा जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। 100% जो चीज़ें पूछी जाएंगी सिर्फ वही बता रहे हैं आपसे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस है बनने का संयुक्त व्यंजन से, बनने ही हैं ये 100% श्योर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एकदम बनने हैं। 4 होते हैं, कौन कौन से हम लोग पढ़ेंगे इसमें? देखो, छत्री है, ठीक है, फिर अपना श्रा है, अपना जो है इसमें त्रा भी दिया है, और ज्ञा से ज्ञानी भी दिया गया है। अब देखो, श्रा जो छा बनता है वो कशा बोला जाता है, क और फिर शाह, इनसे मिलके बनता है क और ये शाह। और चाहो तो इसमें भी हलंत लगा के आगे आ लिख दो, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला बातें याद रखना कि लास्ट तक हम आज रूल लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हम श्रा की बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताओ कैसे बनेगा। अगर हम त्रा की बात करते हैं, आदि ता, फिर रा में उड़ाओ, फिर आ लिख दो, ठीक है। फिर मैंने कहा जरा बताओ ज्ञा कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैया बोलते हैं इसे, जा और फिर ये टा टमाटर वाला अड़ा, तो ये जा और इससे मिलके बनेगा, ठीक है। आप अगर चाहो तो देखो, कहीं कहीं जैसे ये मत सोचना कि अगर कहीं पे कशा को ऐसे का लिख के फिर ये सा लिख दिया तो ये गलत है, ये सही है भी। पर अगर हमने यहाँ पर भी हलंत लगा दी तो आगे हम आ लगा देंगे, तब भी ये एकदम सही होगा, ठीक है। ये हलंत लगा कर आ लगाने का मतलब होता है कि बिना आ के किसी भी स्वर को नहीं बोला जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके बिना उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो ये था। उसका आंसर ये है कि आ के बिना। हर एक शब्द में इसकी मौजूदगी होती है। अगर आप कभी का बोलते हो तो आपने बोला है आदि का हलंत वाली और प्लस आ, तो हमेशा का आपने ये बोला है। बात आ गई समझ में? तो इतना सिंपल सा लॉजिक है, ये 4 आपको याद रखने। 100% इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से। अब हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। अब भैया तुमसे कभी कभी पूछता है जो वाह होता है, वाह वकील, पूछ देता है बताओ इसका उच्चारण करते समय किनका किनका प्रयोग होता है। तो देखो, जब वाह बोलोगे तो होंठ तुम्हारा दांत से टच होगा, वाह 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 बोलो, नीचे वाला होंठ ऊपर वाले दांतों से टच हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि दांत भी टच हो रहे हैं और प्लस होंठ भी टच हो रहा है, होंठ भी टच हो रहे हैं और दांत भी टच हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया इसी को बोलते हैं दंतोष्ठ। ये कौन सा है? दंतोष्ठ है। कौन सा वाला? वाह से वकील, दंतोष्ठ है, याद रखना, पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह से बनेगा, याद रखना, 100% बनेगा। विराम चिन्ह से क्वेश्चन भैया क्या बनेगा? विराम चिन्ह पूछ लेगा कि किसी शब्द के अंत में किन सा चिन्ह लगाते हैं, बोलोगे पूर्ण विराम लगाते हैं। कोई शब्द पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण विराम लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए रुके, अल्प विराम लगाया। थोड़ी और ज़्यादा देर के लिए रुके तो अर्ध विराम लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता। कोई पद भूल गए तो हंस पद लगा दिया। पूछ सकता है आपसे कि जैसे कुछ विपरीत दिखाना है तो योजक चिन्ह लगा कर दिखा दिया। किसी द्वारा बोले गए स्टेटमेंट दिखाने हैं तो हमने क्या लगाया? ये भैया उद्धरण चिन्ह लगा दिया, इसके अंदर लिख दिया उस बात को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कभी प्रश्न किसी ने पूछा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो हमें विराम चिन्ह की थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से हम मैक्सिमम देख लें कि ये होते हैं। तो जैसे एक अल्प विराम का नाम सुना है, अल्प विराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, ठीक है भाई, अर्ध विराम हो गया, हंस पद हो गया। हंस पद को त्रुटि पद भी बोला जाता है, त्रुटि पद चिन्ह, ठीक है। त्रुटि हो जाती, कहीं लिखना भूल जाते तो ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं, वो वाली चीज़ होती है त्रुटि पद के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही में याद रखना प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्न वाला चिन्ह लगाते हैं। योजक कब लगाते हैं? जब विपरीत दिखाते हैं, विलोम दिखाते हैं तो योजक लगाते हैं। जैसे माता पिता लिखते हैं, ऐसे माता पिता, तो माता और पिता के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं।
एक दूसरे से अगेंस्ट दिखाना या एक साथ कोई एक समाहार दिखाना, समूह दिखाना, जैसे दाल रोटी, इस तरीके से कुछ लिखेंगे तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह के साथ भैया विस्मयादिबोधक हो गया, विस्मयादिबोधक। ठीक है, और भैया क्या हो सकता है, उद्धरण हो जाएगा, उद्धरण, इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण। तो ये दो तरीके के होते हैं। ये कब प्रयोग करते हैं, जब हम किसी स्टेटमेंट को दिखाते हैं, किसी द्वारा बोला गया कोई कथन और वो दिखाना होता है तो इसके अंदर हम रख देते हैं। सिंपल सी बातें हैं। विराम चिन्ह से क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस चीज़ से कुछ पूछ लेगा। और भैया क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा लिखित भाषा में पठन के बारे में क्वेश्चन बना है। लिखित भाषा में पठन दो तरीके से पढ़े होंगे तुमने, एक सस्वर पढ़ा होगा, एक मौन पठन पढ़ा होगा। मौन पठन में बिना उच्चारित वर्णों के किया जाता है, ये उच्चारित द्वारा वर्णों के किया जाता है। जब उच्चारित करोगे तो मुंह से ध्वनि निकलेगी। तो ध्वन्यात्मक पूछा गया था एक बार कि ध्वन्यात्मक किसे कहते हैं, तो भैया सस्वर को ही ध्वन्यात्मक भी बोला जा सकता है क्योंकि इसमें ध्वनि उच्चारण होता है। बात आ गई समझ में, सिंपल सा है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, बन सकता है। अब देखो पर्यायवाची में कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से पूछने के ज़्यादा चांस है। मैं बता रहा हूँ इनमें से 100% में से एक क्वेश्चन बन सकता है। एक इच्छा का पूछ सकता है, एक आनंद का आपके में आ चुका है, और एक इड़ा वाला आया था। इड़ा का सरस्वती, पृथ्वी, ये सारे उसमें एग्जाम्पल भी थे, आपने देखे होंगे ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर आपने लगाए। तो इच्छा का क्या होता है, किसी की आशा होना, स्पृहा, अभिलाषा, लालसा, ये सारी चीज़ें इच्छा के अंतर्गत आ जाती हैं। लालसा हो गया, अभिलाषा हो गया, ठीक है, स्पृहा ये लिख लो, स्पृहा हो गया, ये बोल सकते हो। आनंद का, आनंद, मोद, प्रमोद नहीं पढ़ाइए, पढ़िए आनंदित हो, मोद, प्रमोद, खुशी, हर्ष, खुशी, हर्ष, उल्लास, ये सारी चीज़ें हमारी आनंद के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी सरस्वती। ठीक है, जल्दी जल्दी वाली चीज़ें भैया कर लो कि जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर पाएँ पूरा। और भैया क्या पूछा जा सकता है, जल्दी से बोलो भैया। इतना तो हो गया, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। अब भैया तुम्हारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो व्यंजन का डिवाइडेशन या स्वरों का डिवाइडेशन होता है, उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स्पर्श व्यंजन में याद रखना जितने हम लोगों ने वो पढ़े थे भी, कंठ वाले, ठीक है, फिर ओष्ठ वाले, फिर तालव्य वाले, तो वो सारे 5-5 के जो सेट हैं पूरे, वो पूरे के पूरे 25, वो सारे के सारे हमारे भैया क्या हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। चाहे का वर्ण की बात करो, चाहे चा की करो, चाहे टा की करो, चाहे ता की करो, चाहे पा की करो, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर भैया अगर हमसे पूछा जाए, भैया एक दो चीज़ें हमने और पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ी अल्प प्राण, एक हमने पढ़ी है महाप्राण। अब भैया ये वाले कैसे याद करें, बड़े लॉजिकल चीज़ें हैं इनमें भी। अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं, दिक्कतें देती हैं, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अल्प प्राण मतलब होता है 135, महाप्राण का मतलब होता है 24। भैया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब भी समझा रहे हैं। किसी भी वर्ग का, इनमें से कोई एक वर्ग उठाया तो पहला पद, तीसरा पद और 5वां पद, ये अल्प प्राण है। महाप्राण कौन सा है, दूसरा वाला और चौथा वाला। जैसे मैंने लिख दिया क, ख, ग, घ, ण, तो अब इसमें तुमसे पूछा जाए कि बताओ अल्प प्राण कौन से हैं, तो मैंने कहा देखो 135, 1, 3, 5, ये अल्प प्राण। महाप्राण कौन से हो गए भैया, ख और घ, ये हो गए महाप्राण। तो भैया कैसे याद रखा, महाप्राण 24 साल में तुम्हारे प्राणों में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, तुम्हारे अंदर एक्टिव होते हो, यंगेस्ट होते हो, ठीक है। अल्प प्राण जब तुम्हारे प्राण कम रहेंगे, 135 साल की उम्र, तुम देख भी नहीं पाओगे। तो सिंपल सी बात है, 24 वाला याद रखो, बचे वाले सारे अल्प प्राण हैं ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वो तुम कर सकते हो। आगे भैया अल्प प्राण महाप्राण चलो हो गया। और भैया क्या पूछते हैं, दो तरीके के और भी हम लोगों ने देखे होंगे भैया, कहीं कहीं हमने पूछा जाता है कि जैसे घोष और अघोष का नाम सुना होगा। जिन्होंने यूपीपी वगैरह की तैयारी की उनको तो ये सारी चीज़ें रटी हुई होंगी, ऑफ कोर्स सबको ही पता है। और जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो लोग अभी आराम से अपना समझ सकते हैं। अब भैया घोष और अघोष कैसे होगा, ध्यान से सुनना भैया। जब हम अघोष वाले इसमें याद कर लेते हैं, क्योंकि ये 12, ये 24 था, इसका आधा होता है 12, मतलब पहला और दूसरा होता है अघोष। अब देखो पहला दूसरा खत्म हो गया, 5 थे, 5 में ये पहला तीसरा 5वां था। अब यहाँ पे पहला दूसरा खत्म, तो बचा कौन सा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये कौन से हो जाएंगे, घोष हो जाएंगे। जैसे अगर इनमें पूछा जाए घोष कौन से हैं, आप बोलोगे भैया गा, घ, ण घोष हो गए, और का और खा अघोष हो गए। तो इसी में हमने इसका एग्जाम्पल भी समझा दिया और इसका एग्जाम्पल भी समझा दिया। इस तरीके से वर्ग लिखोगे, उसमें से अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो घोष अघोष हो गया, हाँ या ना।
अल्प प्राण महाप्राण, समझ में आ गई बात। स्पर्श व्यंजन पूछे जाएँ तो बता लिए जाएंगे हाँ या ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। भैया अंतस्थ पूछे जाएँ अगर, अंतस्थ, अंतस्थ भैया 4 हैं, सिंपल से बिना घर्षण के निकल आते हैं आराम से। यार लव, यार लव, ये अंतस्थ होता है। ठीक है, जब तुम्हारे अंदर से फीलिंग आती है तब तुम किसी से बोलोगे यार लव हो गया, तो यार लव ऐसे याद रखो, अंदर से फीलिंग आएगी अंतस्थ। तो यार लव से हमें याद रखना, यार लव जो है ये अंतस्थ होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, याद हो जाएंगे। भैया ऊष्म, ऊष्म को बोलने में भी श निकल रहा है तो सारे तो सा इसमें ले लो एक साथ। और भैया फिर एक ह हो गया। इनको जब बोलोगे तो गर्म हवा निकलेगी मुंह से, घर्षण होते हुए, लड़ते, बिल्कुल जूझते हुए बाहर आएगी। तो हमें ये समझ में रखना है कि सा जो है वो ऊष्म होते हैं सारे, और हा अलग से याद रखना। हा बोलने पर भी मुंह से गर्म हवा निकलती है, एक बार ट्राई करके भी देख सकते हो खुद से। तो ये वाली बातें भी समझ में आ गई। सिंपल सा भैया इसमें यही पूछेगा, अल्प प्राण पूछेगा या महाप्राण पूछेगा, घोष पूछेगा, घोष पूछेगा, स्पर्श व्यंजन पूछेगा, अंतस्थ व्यंजन पूछेगा, ऊष्म व्यंजन पूछेगा। ऊष्म कितने हैं 4 हैं, अंतस्थ कितने हैं 4 हैं, घोष घोष स्पर्श ये बता दिए तुम्हें 25। अब इनमें तुम्हें संख्या इनसे पूछता नहीं है। तो सिंपल सिंपल से लॉजिक अपने हम लोगों ने ऐसे कर लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है हाँ या ना। भाई आगे देख लेते हैं, और भी कुछ पूछता है क्या? बिल्कुल पूछेगा भैया। उच्छिप्त पूछ लेता है कभी कभी। कौन कौन से उच्छिप्त हमने देखे? एक तो होता है ढ और एक तो होता है ड़, ड़ ढ। इनको देखा तुमने? दोनों ही अड़ा होता है, ये पढ़ने वाला और ये पढ़ता वाला। तो ये दोनों उच्छिप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भैया एक अयोगवाह पूछा गया है पहले, तो अयोगवाह भी देख लेते हैं कौन से होते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत ध्यान रखना भैया, अनुस्वार भी आता है, अनुनासिक भी आता है, अनुनासिक भी आता है और विसर्ग भी आता है। तो इन तीनों का समायोजन होता है, जैसे अंग और आहा, अंग और आहा ये दोनों होते हैं भैया। अब अंग और आहा को पढ़ते हम लोग स्वर के अंतर्गत हैं, पर ये होते नहीं है वो। ठीक है, पढ़ते हैं उनके अंतर्गत है। तो स्वर है ना, व्यंजन है, ये बीच के हैं, इनको हम अयोगवाह बोलेंगे। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे? अयोगवाह बोलेंगे। यहाँ पे है मात्रा ये। आगे भैया ध्यान से सुनो, ये भी हमसे पढ़ लिया गया, अयोगवाह भी हो गया, उच्छिप्त भी हो गया, और संयुक्त मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। संयुक्त कितने होते थे भैया? संयुक्त हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा छत्री होता है, त्रा त्रिशूल होता है, श्रा होता है, और एक भैया ज्ञा से ज्ञानी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कभी कभार, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो छा छत्री है उसका एक्चुअल स्थान क्या है, एक्चुअल उसकी प्लेसमेंट यानी उसका सही स्थान अगर देखा जाए तो क्या है, वो का के बाद आना चाहिए था, कशा होता है। तो ये का के बाद जहाँ खा आता है वहाँ पे ये आ सकता है छा छत्री, अगर इसका सही मूल रूप पूछा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस लेवल पे पूछा जाता है, आपसे सिंपल भैया नहीं पूछा जा सकता इतना, लेकिन अगर बाय द वे पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे भैया और क्या पूछा जा सकता है? आगे आपसे पूछ सकता है आपके में वाच्य हैं, तो वाच्य पूछ सकता है। वाच्य क्या होते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। वाच्य का मतलब होता है, वाच्य एक तरीके से क्रिया में परिवर्तन है। बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं वाच्य जो है वो क्रिया में होने वाला परिवर्तन है। अब ये क्रिया में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन से हमें ये पता चलता है कि जो वाक्य में प्रधान है वो प्रधान कौन है। 3 तरीके के प्रधान हो सकते हैं यहाँ पे, प्रधानी अपनी अपनी है सबकी। ठीक है, एक प्रधान तो कर्ता हो सकता है, या फिर प्रधान कर्म हो सकता है, या फिर प्रधान जो हमारा भाव हो सकता है। इन 3 तरीके की प्रधानताओं पे हम लोग यहाँ पे जोर देते हैं। ठीक है, क्रिया में कर्ता या भाव, कौन सा प्रधान है, क्रिया है, कर्म है, कर्ता है या भाव है, जिसकी प्रधानता उसी का रोला। भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। हमने कहा भैया 3 चीज़ें प्रधान हो सकती है, तो अगर कर्ता प्रधान है तो वाक्य क्या बोला जाएगा? कृतवाच्य। अगर मान लो कि भैया कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, और अगर भैया मान लो भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अब इनके डेफिनेशन रटनी पड़ेंगे, बिल्कुल मत रटो, सिंपल सा लॉजिक इतना सबके पास होता है, जितना पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जब भी कुछ बोला जाए और उसमें तुमको लगे कि पूरा क्रेडिट जा रहा है कर्ता को, प्रधान करता है, कर्ता को हटा दो काम रुक गया, वो हो गया कृतवाच्य। जैसे मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा मैं पत्र लिखता हूँ। एक मान लो और ले लें कि वह कक्षा में पढ़ती है, वह कक्षा में पढ़ती है। अब देखो
पत्र लिखता है, पर कौन लिखता है पत्र? मैं पत्र लिखता हूँ। तो हमने अपने आप को क्या दिखाया? स्पेसिफिक पर्सन, पत्र लिखने वाला इंसान। वह कक्षा में पढ़ती है कौन? वह। ये इंपॉर्टेंट है ना, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो किस पे पूरा जोर दे रहे हैं? सब्जेक्ट के ऊपर, कर्ता के ऊपर, कृतवाच्य। पर भैया कर्मवाच्य कैसे पता चलेगा? 2 एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल भैया समझ जाते हैं, सिंपल सा है। हमने कहा जैसे मान लो तुमसे कोई बोले मुझसे पत्र लिखवाया गया, मुझसे पत्र लिखवाया गया। अब पूरा का पूरा फोकस पता किस पे हो रहा है? पत्र पे। तुमसे काम करवाया गया है, लेकिन करा क्या गया? काम किस पे पूरा हो रहा था? कौन फोकस में था? वो पत्र जिसको मैंने लिख दिया भाई। तो फंसेंगे हम। लेटर मेरे हाथ का हैंड राइटिंग मेरी मैच हो जाएगी। इस तरीके की चीज़ें जिसमें हम कर्म पे फोकस कर रहे होते हैं। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। जैसे तुमने वो देखा है कि बच्चे होते हैं, बच्चों से कहा जाता है कि उनको खिलौने दे दो, और बच्चे फिर खिसिया कर बोलें कि शिशु से खिलौने जो है खिलवाए गए, शिशु से खिलौने खिलवाए गए, तो या फिर शिशु से क्रीड़ा करवाई गई। तो कुल मिलाकर शिशु से क्रीड़ा करवाई गई, वो मजबूरी दिखा रहा है कि करवाई गई, मन नहीं था उसका। ऐसे मुझसे पत्र लिखवाया गया, मन नहीं है उसका, इसका कोई प्रधानता नहीं, इसमें ज़बरदस्ती करवाया जा रहा। पत्र लिखना है भाई, पत्र इंपॉर्टेंस है, प्रधानता पत्र को दी जा रही है। तो हमें कुल मिलाकर के फोकस जो करना है वो पत्र पे देखना है। तो कर्म प्रधान हो गया। बात समझ पा रहे हो ना जो मैं बता रहा हूँ? जैसे मिठाई मेरे द्वारा खाई गई, हमने बोला मिठाई मेरे द्वारा खाई गई। तो मेरे द्वारा खाई गई ये तो ठीक था, लेकिन क्या मिठाई, फोकस पूरा लड़ाई मिठाई की वजह से चल रही थी। प्रधान कौन है? मिठाई है। समझ पाए ना? कंफर्म समझ गए कि कर्मवाच्य में कर्म पे फोकस करना है, कर्तवाच्य पे कर्म जो है कर्ता पे फोकस करना है। 2 तो भैया आ गए समझ में। भाववाच्य थोड़ा और समझा तो काम हो जाए। हमने कहा भाववाच्य बिल्कुल आराम से समझ जाओगे भाई। भाववाच्य के 1 2 3 जितने चाहो उतने कर दें। हमने कहा जैसे मान दो कि कोई बोल दे तुमसे कि उससे उठा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता। जैसे तुम हो, तुमसे याद नहीं किया जाता, ठीक है। तुमने बोला कि मुझसे याद नहीं किया जाता, ठीक है। कल तुम वहाँ बैठे होगे, तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा होगा, तुम उस समय अपने मन में सोच रहे होगे कि अब पेपर लिखा नहीं जाता, पेपर लिखा नहीं जाता। मतलब कुल मिलाकर के तुम्हें पढ़ने से ही पता चलेगा, तुम्हारा इमोशंस दिखने लगेंगे, तुम्हारे सारे के सारे भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम बहुत दुखी हो भाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान तुम ही हो। उससे उठा नहीं जाता, मजबूरी दिख रही है। बुढ़ापा होगा, हाथ टूटा होगा, पैर टूटा होगा, आलसी होगा, ये भी हो सकता है। तो भाव है किसी तरीके का। तो ये सेंस देखो, पढ़ने से ही तुम्हें पता चलेगा कि भाववाच्य कौन है, कर्मवाच्य कौन है, कृतवाच्य कौन है। लिखने को मैं तुम्हें पूरी डेफिनेशन लिखवा दूं कि वह वाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है कृतवाच्य कहलाता है, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। लिखित दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखोगे, उससे लॉजिक खुद समझ जाओगे। कोई भी कोई बोलेगा बता दोगे। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि मुझसे चला नहीं जाता, मतलब भाव उत्पन्न हो रहा है कि यार मुझसे चला नहीं जाता, एक फीलिंग दिखने लगती है, मजबूरी या कुछ भी हो सकता है वो। तो तुमने समझा कि अरे ये तो भाववाच्य है। हमने तुमसे कहा कि यार जो है मैं जो है क्या बोल सकता हूँ कि मान लो उससे चुप नहीं रहा जाता, ठीक है। ये मेरी दोस्त है, बहुत बोलती है, उसके लिए मान लो बोलना है। मैंने कहा कि उससे चुप नहीं रहा जाता। तो तुम्हें समझ में आया इससे कि अब ये क्या दिखा रहा है? एक भाव दिखा रहा है कि यार वो बोलती रहती भाई, उससे चुप नहीं रहा जाता। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग के साथ जब कनेक्शन हमारा बनेगा तब वो भाववाच्य में आ जाएगा। कर्मवाच्य में जब कर्म पे प्रधानता दी जाएगी, ठीक है। मुझसे उन्होंने ज़बरदस्ती खाना खिलाया, ठीक है। मेरे द्वारा वहाँ पर पूरी सफाई करवाई गई। तो सफाई करवाना मेन था काम, तुम्हारे द्वारा करवाई गई हो तो तुम्हें तो चपरासी बनाया गया अलग बात है, पर मेन फोकस क्या था? उन्हें सफाई करवानी थी, तो वो कर्म था मेन। तो कर्मवाच्य। अब आई थिंक कि तुम्हें समझ में आ गया। बच्चे नहीं भाई, इतना लिटरली क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो आ गया होगा ना समझ में। अब सिंपल सा था। चलो नेक्स्ट वन, अगले नंबर पे भैया और क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि वाच्य तो हम लोगों के हो गए और वाच्य हमारे सिलेबस में है भी। भैया एक तुम्हें शुद्ध शब्द बनाने के लिए देता है और हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम्स तुमसे पूछा गया अंताक्षरी के। एक नहीं, कौन सा था? एक अंताक्षरी था, अंत्याक्षरी, ठीक है। और एक और शुद्ध आता है उज्ज्वल, आई थिंक ये 2 थे। ये 2 आपसे पूछे जा चुके हैं, मैंने प्रीवियस ईयर देखे, उसमें से मुझे पता चला ये 2 पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं इनके। अंत्याक्षरी मैं सही से लिख देता हूँ ताकि वहाँ दिख नहीं रहा होगा। अंत्याक्षरी,
एक और याद रखना अगर हो सके, कवयित्री, ठीक है। ये कवि जो होता है उसका वो होता है फीमेल होती हैं, ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर वालों में आया था शायद, पहले आ चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके जो है इसका फोर्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन सेकंड में आया है, बढ़िया क्वेश्चन था, कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था, शायद था उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए करके था। और वो क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज में है, बिल्कुल एज इट इज़ वही उठा कर रख दिया गया है 2022 का। वो क्वेश्चन सेम टू सेम वही आया अभी, फिर भी हो जाएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, सभी कर लेते हैं ये। चलो और भैया क्या पढ़ सकते हैं, और कुछ बताओ ज़रा। एक कथन याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर हमसे बात की जाए तो कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये याद ही रहेंगे तभी कर पाएंगे। कथन है, कथन आपको आया है पिछले साल शायद, कि आंचल में है दूध और आँखों में पानी, आँखों में पानी। और पूछा गया कथन किसका है, तो याद रखना ये कथन लिखने वाले भैया कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त से याद रखना कि इन्हीं को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और भैया क्या याद रख सकते हैं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इनकी किस कविता की है, तो कविता का नाम है भैया यशोधरा, ठीक है। इस संदर्भ इससे क्या मिल रहा है, इससे मातृत्व भाव दिख रहा है, मातृत्व भाव और पीड़ा का जो है बोध हो रहा है, मातृत्व भाव और पीड़ा का बोध हो रहा है। और भैया क्या दिख रहा है, यशोधरा, ये यशोधरा है कौन, गौतम बुद्ध की वाइफ थी। गौतम बुद्ध जब चले जाते हैं, उनको छोड़ करके बिना बताए चले जाते हैं, तभी अपना दुख जाहिर करती हैं और बाद में ये भी कहती हैं कि अगर मुझे बता के जाते तो मुझे कम कष्ट होता। तो इनको ये लगता है कि उनको मुझ पर इतना भरोसा नहीं था गौतम बुद्ध को कि अगर वो मुझे बताते तो मैं उनको जाने देती। आई थिंक इस टाइप का कुछ है, मैंने पढ़ा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉजिकली जो मुझे पता है, मैंने ये ज़रूर पढ़ रखी है इनकी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, नारी तेरी यही कहानी करके है, अच्छी है ये, पढ़ने में थोड़ा ठीक था। चलो आगे सुनो भाई, एक और स्टेटमेंट याद रखना, थोड़ा सा हो सकता है जो आपसे पूछा जाए। किसी ने ये कहा है कि जो कविता होती है, कविता जो है वो छंदों में रचना होती है। कविता छंदों में रचना मतलब कविता जो है वो छंदों की रचना है। आचार्य वामन ने कहा है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी नहीं। अब भैया हिंदी में हम रूप से स्वर देखते हैं, मूल स्वर तो पूछे जाते हैं, तो दो तरीके से देखते हैं, एक तो हम लोग मूल स्वर देख लेते हैं और दूसरे वही अपने संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर हैं, व्यंजन नहीं है, ये बातें याद रखना। मूल स्वर के अंतर्गत छोटा आ देख लेंगे, बड़ा आ देख लेंगे, छोटी ई देख लेंगे, बड़ी ई देख लेंगे, जिसमें से ये दोनों छोटा ऊ भी देख लेंगे और बड़ा ऊ भी देख लेंगे। अब देखो ये बड़ा ऊ, बड़ी और ये जो है इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर, और बाकी की ये जो है छोटे वाली ह्रस्व स्वर या फिर इनको लघु स्वर कहा जाएगा। साथ ही साथ संयुक्त स्वर कौन से हो जाएंगे, जो इनमें से बचे, जैसे ए ओ औ और री, ये सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। और ये मूल स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर पता होना चाहिए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये मूल स्वर होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ मूल स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ लघु या फिर ह्रस्व जो है मूल स्वर होते हैं। संयुक्त होते हैं ए ओ औ और री से ऋषि। बात आ गई समझ में, सिंपल सा है, लॉजिक समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें भाई और छोटी छोटी सी हैं, उनको भी याद रखना, पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आगे। पूछा गया है, एक पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं, पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं। पार्श्विक वर्ण है हमारा ल, जिसे उच्चारण करने में जीभ के साइड से हवा निकल आती है, ल ल ल, जीभ के साइडों से हवा आती है। और एक इसमें आता है लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण ये होता है रा से रस्सी। तो पार्श्विक और लुंठित ये दो अलग हैं, इनको भी याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन जल्दी से। और भैया क्या पूछा जा सकता है, रा की मात्रा रूप याद रखना आप, रा की मात्रा रूप। एक तो सामान्य मात्रा होती है, सामान्य मात्रा। एक भैया रूफ वाली मात्रा हम लोग देखते हैं रा की, रूफ या रेफ, और एक होती है पदेन।
तो इसमें आपने देखा होगा कि जो सामान्य मात्रा वो तो सिंपल सी राम, राजा और राधा, ठीक है, ये सारी हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें रूप वाली मात्रा की, तो जो ऊपर उड़ जाती है, जैसे बोलते हैं कर्म, कर्म, ठीक है, गर्म, मिर्च, ये जो ऊपर उड़ने वाली है ये इनको रूप वाली बोलेंगे। और भैया पदेन जो नीचे लगती है ये वाली देखोगे, क्रम, प्रश्न, ठीक है, ऐसे करा दो, फिर ये होता है प्रश्न। और एक होता है भ्रष्ट, सही है ना, सही लिखा है कि नहीं। और भैया क्या होता है, क्रम, प्रश्न, भ्रम, और भ्रम होता है, और क्या होता है, और क्रमशः। ये सारी चीज़ें आपने देख रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोगों का आ सकता है कि जैसे भैया होता है ग्रह, ये क्या होता है, ये तो ये मेरे भाई याद रखना, ये स्वर री होता है, ये री मात्रा है ना कि रा। ये व्यंजन वाला है, ये रा है, और ये री है। तो इन पे अंतर याद रखना, ये मात्रा जो है ये रा के संदर्भ में नहीं है, ये री की है, वो ये है, ये बात आ गई समझ में। तो इसको भी याद रखना। हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, ऐसे पता होगा मैक्सिमम लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता है तो समझ लो क्या ही दिक्कत है। चलो ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। और भैया क्या पूछा गया है, एक पूछा गया है त्रिपथगा किसे कहा जाता है। त्रिपथगा गंगा नदी को कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाने के मैक्सिमम चांस हैं। एक पूछा गया है मर्त से, ठीक है, मर्त से नहीं है, आई थिंक मर्त है, मर्त था ना, हाँ मर्त है। मर्त मतलब होता है जिसकी मृत्यु होती है, तो अमर्त है, अमर हो जाएगा। अमर्त्य सेन का नाम भी तुमने सुना होगा, ठीक है ना। ये विलोम हो गया, इसका विलोम पूछा गया था, ये पर्यायवाची था। और भैया क्या पूछा जा सकता है, बताओ जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी। भैया पूछा गया है वर्ष से वर्ण कौन से होते हैं। वर्ष वर्ण या वर्ष ध्वनि पूछी गई थी, वर्ष ध्वनि। भैया वर्ष ध्वनि याद करने का तरीका बताओ। हमने एक तरीका याद किया था इसका कि सरल जतन करो। जतन ऐसे करो जो सरल हो, जतन मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। जतन, कवनो जतन करके तुमको मनाऊं, ऐसा करके नहीं सुना है तुमने। तो ये होता है सरल जतन, ये होते हैं 6 अमर ध्वनियाँ, 6 अमर ध्वनियाँ हैं, इनका याद रखेंगे अपना, सिंपल सा भैया याद रहेगा, सरल जतन। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष ध्वनि है। याद रखना, सा मिले, ला मिले, और स्टार्टिंग में सारी जिसमें जो भी मिलेगा हमें ले लेना, वरना आप ऐसे याद रख सकते हो कि सरल जन कर लो या फिर संतुलन याद कर लो, तो थोड़ी एक छूट जाएगी उसमें। संतुलन में सा होता है, ना होता है, ता होता है, ला होता है, ना होता है, बस ये इसमें जो है हमारी जा छूट जाती है, तो इसमें जा छूट जाएगी। तो इसलिए तो ये वाला सरल जतन याद रखो, ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, सारी याद रहेंगी। अगले पे आ जाओ जल्दी से। और भैया क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है कि जैसे व्यंजन होते हैं उनके जब परस्पर मेल होगा, परस्पर मेल होगा, तो उससे कितने तरीके के जो है व्यंजन तैयार होंगे। हम 2 तरीके के वहाँ देखते हैं, एक तो संयुक्त, और एक वहाँ पे हमें द्विज व्यंजन भी दिखता है, द्वित व्यंजन, सॉरी द्वित व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या, तो आपने पढ़े वही 4 तरीके के जो हमने पढ़े, छ, त्र, ज्ञा और श्र, ये हो गए। फिर भैया ये वाले कौन से हो गए, द्वित व्यंजन मतलब होता है एक पूरा व्यंजन और सेम टू सेम उसी का आधा, पहले आधा और फिर वो पूरा व्यंजन। और ये दोनों व्यंजन कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे द्वित व्यंजन एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा बच्चा, तो देखो आधी चा और पूरी चा एक साथ आ गई। ऐसे भैया हम बोल सकते हैं कच्चा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अम्मा बोलते हैं, आधी माँ पूरी माँ, ठीक है। और भैया गन्ना होता है, गन्ना आधा ना पूरा ना। और बोलो जल्दी से, खंभा, नहीं, खंभा तो माँ और भा है। मक्का, आधी का पूरी का। तो जब सेम तरीके का आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन, 2 व्यंजन एक साथ आ जाए, 2 व्यंजन एक साथ आने के साथ में पहला आधा और दूसरा पूरा हो, इनको हम लोग बोलते हैं द्वित व्यंजन। और संयुक्त वाले आपको चारों पता है, तो ये ठीक है, सिंपल सी बातें ये सारी समझ में आ गई, पढ़ लिया इनके बारे में। लगभग सब कुछ ही देख लिया है जो अति लघु उत्तरी में इतने साल से पूछा जा रहा है, और ज़्यादा तक मैक्सिमम चांस है उसके पूछे जाने के। और इसमें आपका हिंदी और गणित मिक्स होकर के ये वाला पार्ट आपका जो है बनता है सिलेबस में, तो इसमें हमें याद रखना है। फिर उसके बाद भाषाई कौशल पता ही है आप लोगों को, भाषाई
कौशल कौन से होते हैं? शुभोपाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना वाला, ठीक है। तो शुभोपाली याद रखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अंग्रेजी में भी होते हैं, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव में फिर ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद भैया और क्या होता है, इसको याद कैसे रखा जाता है? शुभोपाली। और भाई कौन सा था, जल्दी से बोलो, और क्या पूछा जाता है? पठन के उद्देश्य पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भाषा के प्रमुख अंग पूछता है, भाषा के प्रमुख अंग जितने भी हो सकते हैं सारे लिख देंगे। जैसे भाषा में क्या क्या होता है? वर्ण होता है, शब्द होता है, लिपि होती है, ठीक है भाई, और ध्वनि होती है। शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो ये सारे भाषा के प्रमुख अंग होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भाषा को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। और भैया क्या पूछा जाएगा? और आपसे पूछा जा सकता है पठन के उद्देश्य। पठन के उद्देश्य याद रखना, 2 पूछेगा, मैं कोई 2-4 बता दूंगा, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग भाषा पता होगा तो ज्ञानोपार्जन होगा, ज्ञान आएगा हम लोगों के पास, तो ज्ञानोपार्जन का एक साधन होती है। फिर सामाजिक उपयोगिता होती है भाषा की, एक दूसरे के साथ संप्रेषण में, सामाजिक उपयोगिता, ठीक है। और भैया क्या हो सकता है? समाचार ज्ञान सहायक होते हैं, समाचार ज्ञान में सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि समाचार ज्ञान तभी तुम्हें आ पाएगा जब तुम्हें भाषा आती होगी। और भैया क्या हो सकता है? शिक्षा प्राप्ति का भी एक साधन है, शिक्षा प्राप्ति में सहायता देती है। बिना भाषा के शिक्षा थोड़ी ना प्राप्त कर सकते हो। मुंडा दोजरस के में ये वाली भाषा पर देखो, वो जो उस मूवी में बोलता है बाहुबली में फिर वैसे याद करनी पड़ेंगी तुम्हें चीज़ें, सीधी सीधी हिंदी तो याद नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट। और भैया श्रुतलेख के उद्देश्य क्या है, श्रुतलेख की विशेषताएं क्या हैं? तो वही सिंपल, श्रुत लेख सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। ये तो तुम भाई बनाकर भी लिख सकते हो कि टीचर द्वारा जब किसी शब्द के भाषण दिया जाता है तो उसको लिखित रूप में परिवर्तित करना श्रुतलेख कहलाता है। ये बालक द्वारा किया जाता है, इससे उसका लेखन पद्धति भी इससे अच्छी होती है, सुलेख अच्छा होता है, उसके नए नए शब्दों को सीखने का, कुछ भी लिख सकते हो भाई। इतना सारा मतलब डाटा होता है तुम्हें इन सब चीज़ों को लेकर के भाई, अलॉट ऑफ थिंग्स, जो भी तुम चाहो लिख दो, सही होना चाहिए वो। और सही वैसे भी होगा क्योंकि इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है। हम लोग सुनकर जब टीचर बोलता है लिखते हैं, वो क्या टेस्ट करता है कि तुम सुन करके तुम्हें मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा, तुमको शब्दों का ज्ञान होगा, तुम कठिन शब्द लिखने लगोगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें होने लगेंगी। सिंपल सा वही लिख देना है, इसमें आंसर मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अव्यय शब्द पूछा जाता है। अव्यय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। अब अव्यय शब्द के तुम्हें अव्यय से ही पता चल रहा है, अव्यय का अर्थ भैया क्या होता है? बिना व्यय के, बिना व्यय के। और बिना व्यय का मतलब जो खर्च ना हो, यानी जो शब्द व्यय ना हो। तो हम इसमें लिखते हैं कि भैया कोई भी संज्ञा हो, संज्ञा में चाहे उसके लिंग की बात करें, चाहे उसके वचन की बात करें, ठीक है, वचन की बात करें, चाहे भैया हम क्रिया की बात करें, चाहे हम कारक ले लें, चाहे हम काल ले लें, चाहे हम और क्या ले सकते हैं भाई, बस यही सारी चीज़ें हैं, लिंग वचन क्रिया कारक काल। इनका कोई भी प्रभाव जिन शब्दों पे नहीं पड़ता है, कोई भी प्रभाव जिन पे नहीं पड़ता है, उनको हम बोलते हैं अव्यय शब्द। मतलब तुम कोई भी स्त्रीलिंग की बात करो चाहे पुल्लिंग की बात करो, जैसे कि ध्यान से सुनना, राम इधर आओ, सीता इधर गई। अब देखना भाई, ये राम था, कौन था? ये पुरुष था ना। सीता कौन है? महिला है। राम पुरुष है, सीता महिला है। और राम पुरुष और सीता महिला दोनों लोगों की वजह से भी देखो इधर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये इधर शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यय। तो ऐसे शब्द जिनसे मेरे भाई उनके शब्द से मतलब उनके कर्ता में कोई भी चेंजमेंट हो, उनके लिंग में, उनके वचन में, उनकी संख्या में, उनके कारक चिन्ह में, उनके काल में, तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर हम यहीं पे लिख दें राम इधर आता है, राम इधर आता है। अब कुछ लोग इससे आहत हो सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आता है की जगह आते हैं, ठीक है। एक दिन मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना, मुझे कमेंट में किसी ने बोला कि यार वो भगवान है कोई, पता नहीं वो कौन से भगवान थे जिनका मैंने नाम लिया होगा, मुझे भी नहीं याद है।
तो मैं ये एक एग्जांपल के सेंस में बोल रहा हूँ, तो राम मैं किसी लड़के को एग्जांपल में यहाँ पे लेकर बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे आई एम फुली रिस्पेक्टेड फॉर दैट, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई मैं। यहाँ पे देखो राम इधर आते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आते हैं, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो मेरा है वर्तमान में है, ये मेरा भूत में था। तो देखो काल परिवर्तित हो गया, पर इधर अभी भी नहीं चेंज हुआ। तो हमें पता चल गया कि अब वो सारे शब्द हैं जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कर्ता किस लिंग का है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है, क्या कारक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कौन सी क्रिया है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। अब एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे कुछ बता दो इसमें, तो तुम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हो भाई, जैसे हमने बोला कि आज, कल, ठीक है, इधर उधर, छोटा हुआ है उधर, ठीक है। उसके बाद इधर हो गया, उधर हो गया, जब तक, तब तक, और यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ये सब कहाँ चेंज होते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तुम्हें समझ में आ गई। नेक्स्ट और कुछ, ये तुम्हारा हिंदी वाला शिक्षण में लगभग इतना था। अब देखो गणित में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तुम्हें क्या क्या आता है, ये तुम खुद ही समझना, ठीक है। गणित में तुमको क्या आता है, ध्यान से सुनना। गणित में तुमसे पहले नंबर पे पूछा जाएगा जातीय मान, जातीय मान। अब ध्यान से सुनो, जातीय मान होता क्या है। हमने कहा 3, 5, 7, 4, 9 लिखा था, और 7 का जातीय मान पूछा गया, तो जो संख्या है वही सेम रहता है, 7 ही इसका जातीय मान होगा। 9 का पूछा जाएगा, 9 ही होगा। 3 का पूछेगा, 3 ही होगा। वहीं पे पहला नंबर हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछेगा स्थानीय मान। स्थानीय मान वो मान होता है जो उसके स्थान की जानकारी देता है। क्या करता है, स्थान की जानकारी देता है। एग्जाम्पल के लिए सेम क्वेश्चन ले लिया हमने, 3, 5, 7, 4, 9 ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 7 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए, स्थान की जानकारी देना चाहिए ना। स्थान क्या है, इकाई, दही, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 7 गुणे सैकड़ा का गुणा करो, 700 हो गया। फिर मैंने कहा अगर 3 का निकालना है तो देखो किस स्थान पे है, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 पे है, 3 में 10,000 का गुणा करो और आंसर आ गया 30,000। तो बात समझ में आ गई। स्थानीय मान स्थान दिखाएगा, जाति मान जाति दिखाता है, वही वर्ण सेम टू सेम बना रहता, कोई चेंज नहीं होता। आगे देखो भाई, स्थानीय मान हो गया और जाति मान हो गया, जो पूछा जाता है वो अभी मैंने तुम्हें बताया। फिर भैया भाज्य संख्या से संबंधित चीज़ें पूछते हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं स्वयं व एक के साथ कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हों, अन्य संख्या से भी विभाजित हों। खुद से भी होनी चाहिए और एक से भी होनी चाहिए और कम से कम एक संख्या से और हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं कि भैया 5 जो है, 5 देखो एक से विभाज्य होता है और 5 से विभाज्य होता है, बाकी किसी से नहीं होता, इसका मतलब ये एक अभाज्य हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा जैसे भैया एग्जांपल के लिए मैंने कहा 15 ले लो, 15 देखो 15 से भी विभाज्य होता है, 1 से भी होता है, फिर भैया देखो ये 3 से भी होता है और 5 से भी होता है, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आई। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से भी कटे, एक के पाड़े में भी आए, खुद के पाड़े में भी आए, कम से कम एक पाड़े में हो रहा है, दुनिया का कोई भी पाड़ा हो उसमें आना चाहिए उसे। फिर मैंने कहा अभाज्य क्या होंगी, अभाज्य उसका जस्ट उल्टा होगी। अभाज्य में होगा जो स्वयं के पहाड़े में आए और एक के पहाड़े में आए, स्वयं के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आए बस, और किसी से ना कटे, और किसी से ना कटे। उदाहरण के लिए मैंने कहा 7, 7 1 सत्य 7 और 7 एकम 7, बस अब दुनिया का कोई पाड़ा नहीं जो 7 को काट दे। जेन्युइन पाड़ा, ये ना बोलो 3.5 बोल दो तुम, ठीक है, 3.5 दूना 5 7, ये ना करना। 5 मैंने कहा 2, 2 क्या है, भाज्य क्या, भाज्य बोलोगे भैया 2 भी देखो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक के पाड़े में आता है और 2 के पाड़े में आता है, तो ये खुद का पाड़ा हो गया, ये एक का पाड़ा हो गया बस, और तो किसी में नहीं आता भाई ये। फिर भैया चलो ये बात भी समझ में आ गई, भाज्य भी समझ गए, अभाज्य भी समझ गए। एक भैया फिर क्या है, एक, तो देखो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसके हिसाब से तो डेफिनेशन गलत हो गई। एक खुद के पाड़े में आएगा और एक एक के पाड़े में आएगा, तो एक एक के पाड़े में आना और खुद के पाड़े में आना तो दोनों सेम बातें हैं ना। एक का एक भी हो वही खुद का पाड़ा होगा, और एक से कटेगा वो भी एक ही होगा। तो किसी को हम 1 × 1 बोल के थोड़ी बोल देंगे 2 चीज़ें लिखी हैं, तो एक ही चीज़ लिखी है। तो इसके गुणनखंडों की बिल्कुल संख्या क्या है, 1। और हमें पता है कि जब भी भाज्य कोई संख्या होगी तो गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगी, 2 से अधिक होगी। और जब संख्या अभाज्य होगी तो उनके गुणनखंडों की संख्या 2 होगी, 2 होगी संख्या उनके गुणनखंडों की। जैसे कोई संख्या 7 है तो 7 हमने क्या कहा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो देखो ये 2 गुणनखंड हो सकते हैं केवल। लेकिन यहाँ पे 1 का तो केवल एक ही गुणनखंड है, 1 खुद भी यही है और 1 भी यही है, तो इसलिए ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ना ये इसका नियम फॉलो करता है ना ये इसका नियम फॉलो करता है। सिंपल सा लॉजिकल आदमी है, अलग रहता है, सबसे खुश रहता है, ठीक है।
अगले नंबर पे आओ भाई, जल्दी जल्दी देखेंगे, परेशान मत हो। देखो भाज हो गया और एक के बारे में जानकारी दे दी। परिमेय संख्या पूछेगा क्या है? परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए 5/7, 9/2, 8/11, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल लॉजिकल बात है, समझ में आ गई। इसका उल्टा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट्स वाज इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल √3 की वैल्यू निकालो, नहीं लिख पाओगे, तो ये सारी अपरिमेय के अंतर्गत आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, और भैया और क्या हो सकता है? और लेकिन इसको तो हम लोग √3/1 लिख सकते थे, चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोग चेंज कर लेंगे तब नहीं कर पाएंगे अभी। पाई, जैसे तुमने पाई सुना है, पाई सिंपल सा ही याद रखो, पाई पाई एक क्या है? अपरिमेय, इरेशनल है। आगे आओ, नेक्स्ट जल्दी से अगला बताना। और क्या है पूछा जाएगा तुम्हें? प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब देखो, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, इन्फिनाइट तक जाएगी। वास्तविक संख्याएं 0 से इन्फिनाइट भी जाएंगी, उसमें हमारा -1, -2, -3 ये भी सब आ जाएगा, +1, +2। परिमेय भी आ जाएंगी, पूर्णांक भी आ जाएंगे। तो भैया याद रखो, जो रियल नंबर है उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक, इसमें परिमेय संख्याएं भी सारी आ जाएंगी। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक, और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, इसमें 0 नहीं होगा, ये याद रखना। प्राकृतिक में 0 नहीं होगा, पूर्ण में 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक होगा, यानी प्राकृतिक में 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण बन जाएगी, और वास्तविक संख्याओं में सब कुछ ही आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, दशमलव भी आ जाएगा, परिमेय भी आ जाएगा, और अपरिमेय जो भी होंगे सब इसी के अंदर अब आ जाएंगी। वास्तविक तो सारी हो जाएंगी। ठीक है, इमेजिनरी वालों को छोड़ करके, इमेजिनरी संख्याएं अलग हैं। अंडर रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है, वो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या वो तुम्हारे में नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है क्लास 11th में, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो, आरोही अवरोही पता ही है तुम्हें। आरोही का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम अप टू डाउन, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, छोटे से बड़ा जाना। और अवरोही का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम डाउन टू अप, यहाँ से नीचे जाना। तो पहले बड़ी और लास्ट में छोटी, और यहाँ पहले छोटी लास्ट में बड़ी। तो ये इसके दो अलग अलग रूप हो गए भाई मेरे। नेक्स्ट वन जल्दी से आ जाओ, क्या क्या हो गया? अवरोही अवरोही भी हो गया। ठीक है, अब भैया और क्या हो सकता है? बस इतना ही है। एक तो हमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इसमें, याद रखना कि गणित की कितनी संक्रियाएं होती हैं। गणित की संक्रियाएं बताओ। तो गणित की याद रखना टोटल 4 संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड। क्वेश्चन 100% बनने के चांस हैं, जेन्यून क्वेश्चन है ना, क्योंकि तो इसका बनने के चांस है। बाकी एक क्वेश्चन आरोही अवरोही से आ जाएगा मैथ के सेशन में। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है 30 मिनट सोचा था, लेकिन लगभग 45 मिनट के ऊपर हो गया। पेज हम लोग कितने लिख पाए? केवल अभी 10 पेज हुआ है, 13 पेज हुआ है, सॉरी 13 पेज का डाटा, और बढ़िया फंसेगा। कल पेपर दोगे तो महसूस होगा भाई क्या ही चीज़ एकदम खतरनाक वाली तुमने पढ़ी है। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट सेशन के साथ में। अब मिलेंगे मैथ के सेशन के साथ में, बाकायदे लॉजिकली 25 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, और उन 25 क्वेश्चन में सारे 25 के 25 कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। चलो उसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।